ऑलराइट गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सर्किट ब्रेकर पैटर्न के बारे में, और मैंने ये भी कहा था कि वो एक रिलायबिलिटी पैटर्न है। और मैंने ये कहा था कि हर सिस्टम में, हर एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कुछ बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, और ये अजम्पशन मान के चला जाता है कि ये सिस्टम हमेशा फेल होगा, इसमें फेल्स कहीं ना कहीं होते रहेंगे, फेलियर्स रहेंगे। पॉइंट इज कि आप उसके लिए टॉलरेंस कैसे क्रिएट करोगे, राइट? सो दैट इज द फॉल्ट टॉलरेंस, द रेजिलियंसी पैटर्न्स। तो अब हमने कल सर्किट ब्रेकर पैटर्न डिस्कस किया था, आज हम जो डिस्कस करने वाले वो हम डिस्कस करने वाले रिलायबिलिटी पैटर्न्स के बारे में। ऑलराइट, तो इसके बारे में एक बार एक ब्रीफ समझ लेते हैं कि है क्या, मतलब कहाँ पे फिट होता है, राइट? और हम क्यों कर रहे हैं इसको। सो अगर आप इस आर्किटेक्चर को देखोगे, सेम आर्किटेक्चर है जो हमने क्लाउड के लिए यूज़ किया था। ये आपका कंज्यूमर है, ये आपका क्यूबरनेटिस है, ये आपका क्लाउड है, राइट? और ये इस टाइप से बात कर रहा है। ये आपका डेटाबेस है, ऑर्डर सर्विस है, पेमेंट सर्विस है, और ये आपकी एक मैसेजिंग क्यू है। क्यू कुछ भी आप मान सकते हो, काफका मान सकते हो, एक्टिव एम क्यू मान सकते हो, आजुर का सर्विस मैसेजिंग सर्विस मैसेज बस मान सकते हो, जो भी आप मानना चाहो, बट द फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इज क्यू। ऑलराइट, सो अब आप ये देखो कि आपका ऑर्डर सर्विस, मैंने कहा था एक एपीआई कॉल कर रहा है पेमेंट सर्विस की, राइट? और अब मैंने थोड़ा सा ना इसमें चेंज कर दिया। मैंने ये कर दिया कि आपका ऑर्डर सर्विस पेमेंट सर्विस की एपीआई को कॉल कर रहा है, दैट इज दिस माइक्रो सर्विस की ये फंक्शनैलिटी है। ऑल्सो इट कंज्यूम्स अ मैसेज फ्रॉम क्यू, ओके? ऑल्सो इसमें एक एसिंक जॉब है। मान के चलो कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो पेंडिंग स्टेट में रह जाते हैं, तो उनको हम अपने इस डेटाबेस में नहीं करेंगे। एक जॉब मैंने बना दी है जो कि हर रोज इन 24 आवर्स, वंस इन 24 आवर्स रन होती है, और जितने भी डेंगलिंग ऑर्डर के रिकॉर्ड्स हैं जो पेंडिंग स्टेट में है, उनको उठा के या तो फिर से इनिशिएट करती है या फिर उठा के एक दूसरे डेटाबेस में मूव कर देती है। सो एक काइंड ऑफ अ क्लीन अप जॉब है, राइट? और मैंने बोला कि एक मैसेज भी उसे रीड भी करता है, और सेकंड चीज एपीआई कॉल भी करता है, राइट? तो मैंने आपको ये कहा था कि मैंने आपको जब ये समझाया था, मैंने कहा था कि क्यूबरनेटिस अगर हम यूज कर रहे हैं या कोई भी सिस्टम यूज करो, इनफैक्ट चलो, क्योंकि आज हम मेरा जो डिस्कशन का पॉइंट रहता है वो मेजरली अराउंड क्लाउड नेटिव का रहता है, राइट? इसलिए मैं क्यूबरनेटिस के बारे में ज्यादा बात करता हूँ। तो आप ये मान के चलो, क्यूबरनेटिस भी आपके वीएम्स पे चलता है। मैंने आपको बोला था कि क्यूबरनेटिस आपके नोड्स पे चलता है, और जब आप किसी भी क्यूबरनेटिस क्लस्टर को प्रोविजन करते हो तो आजुर उसके लिए एक वीएम स्किल सेट बना देता है। वीएम स्किल सेट इज नथिंग बट कि वीएम है, उसको आजुर मैनेज कर रहा है कि कैसे स्केलिंग एंड डीस्केलिंग खुद कर रहा है, राइट? सो दैट इज वीएम स्किल सेट। वो वीएम स्किल सेट के ऊपर आपकी नोड्स बनती हैं, और उस नोड पूल के ऊपर आपका क्लस्टर बनता है, ओके? तो आपके VMs के भी कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आप उस रिसोर्सेज में से हर एप्लीकेशन को कुछ रिसोर्सेज अलॉट करते हो, राइट? अब ये अब इसमें क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग कि हम कैसे करते हैं अलॉट, राइट? तो ये हम जो आगे आने वाली, मैंने आपको बताया था, पूरा एक ब्रीफ रेडी किया हुआ है, तो उसमें ही आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, राइट? जैसे अगर मैंने केस स्टडी में आप जाओगे तो यहाँ पे ये वर्चुअल नेटवर्क सेटअप करेंगे, और प्राइवेट क्यूबरनेटिस क्लस्टर करेंगे, CI/CD जब बिल्ड करेंगे, और जब सर्विसेज अपनी बिल्ड करेंगे तो उसमें हेल्म चार्ट्स बनाएंगे। हेल्म चार्ट में प्रोविजन होता है, वहां जाके आप उनके रिसोर्सेज को बेसिकली में डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको देखना है तो एक ये मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। जैसे ये मेरे हेल्म चार्ट की values.yml है, इसमें अगर आप देखो तो ये रिसोर्सेज है, राइट? ये मैंने कमेंट किया हुआ है, बट आप इसकी रिसोर्सेज की लिमिट दे सकते हो कि भाई मेरे पूरे जो नोड पूल है उसमें से इतना पोर्शन CPU आप इस सर्विस को अलॉट करो, इतना पोर्शन ऑफ मेमोरी आप इस पोर्शन को अलॉट करो, मैक्स, राइट? तो एक पॉइंट ये तो क्लियर होगा कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, राइट? रिसोर्सेस लिमिटेड है, और कुछ पोर्शन ऑफ रिसोर्सेस अलॉट किए गए हैं हर एक सर्विस को, डेडिकेटेड सर्विस को। अब हो सकता है कुछ सर्विस बड़ी हो तो आप उसको कुछ रिसोर्सेज ज्यादा डेडिकेट करोगे, कोई सर्विस छोटी है तो आप उसको रिसोर्सेज कम डेडिकेट करोगे, राइट? बट रिसोर्सेज लिमिटेड ही होंगे, ओके? नाउ अगर मैं वापस जाऊं और वापस हम अपने डायग्राम में जाते हैं, तो मैंने बोला कि मैंने फॉर एग्जांपल ऑर्डर सर्विस को कुछ x नंबर ऑफ CPUs असाइन किया, x नंबर ऑफ मेमोरी असाइन की, या सेम अप्लाइज टू पेमेंट सर्विस एज वेल। तो अब पॉइंट ये है कि बल्क हेड
की प्रॉब्लम क्या और वो क्या सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहा है, राइट। तो ये हम समझेंगे एक बार यहां पर। सो अब मान के चलो कि मेरे पास मेरी ये सर्विस है, राइट, मेरा ये ऑर्डर सर्विस है, ये मेरी एक ऑर्डर सर्विस है, राइट, ये मेरी एक ऑर्डर सर्विस है, ठीक है, और ये मेरी एक पेमेंट सर्विस है। सो दिस इज माई P एंड दिस इज माई O। अब ये मेरा इसका API को कॉल कर रहा है, ठीक है, और ये मेरे डेटाबेस से एक जॉब भी रन कर रहा है। वो जॉब कौन सा है? असिंक जॉब है। प्लस मेरा यहाँ पर जो क्यू है उस क्यू में से मैसेजेस रीड भी कर रहा है। नाउ अभी काम कैसे करेगा? ऑर्डर सर्विस की कुछ APIs आएंगी, राइट। तो मैंने आपको कहा था स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग यूज करो तो वो कैसे काम करता है कि जो बेसिक स्प्रिंग है वो कैसे काम करता है। स्प्रिंग वेब जो है कि वन थ्रेड पर रिक्वेस्ट मॉडल के हिसाब से काम करता है। दैट मीन्स कि एक रिक्वेस्ट आएगी आपके उसके बदले में स्प्रिंग आपका एक थ्रेड बना देगा। रिमेंबर, ये सिर्फ एक सिंगल मॉडल नहीं है, मैं स्प्रिंग वेब की बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। आप Node.js करोगे, स्प्रिंग रिएक्टिव करोगे, उनका काम करने का फंक्शनिंग अलग होता है। वो स्प्रिंग जैसे रिएक्टिव है तो वो काम किस पे करती है? प्रोजेक्ट रिएक्टर पे, राइट। तो वो इवेंट लूप मैकेनिज्म पे काम करता है, वो वन रिक्वेस्ट पर थ्रेड पे नहीं करता। उसका ये है कि ये आपका एक इवेंट लूप बना हुआ है, यहाँ पे आएगा, वो आगे भेज देगा, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का IO है, वो जब आएगा तो ये वापस उसको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो वो नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मोस्टली Node.js की एप्लीकेशंस हैं और जो स्प्रिंग रिएक्टिव हैं वो नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, राइट। बट यहाँ पे हम वो बात नहीं कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस ऑर्डर सर्विस के पास में रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, ओके। नाउ अब आप मान के चलो फॉर सम रीजन आपका पेमेंट सर्विस बात कर रहा है स्ट्राइप से, और पेमेंट सर्विस इज ऑल्सो टॉकिंग टू, ओके इसको हटा दो, ऑल्सो टॉकिंग टू सेम डेटाबेस, राइट। अब किसी वजह से पेमेंट सर्विस स्लो कुछ नेटवर्क इश्यूज को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे कुछ स्लो कॉल्स आ रहे हैं, राइट। इसकी वजह से आपके जो ये वाली API है ये इम्पैक्ट हो रही है। इस API को भेज कौन रहा है? इस कॉल को कॉल कौन कर रहा है? तो यहाँ पे आपने एक क्लाइंट बनाया होगा, राइट। यहाँ पे आपने एक रेस्ट क्लाइंट बनाया होगा यहाँ पे। अब ये जो रेस्ट क्लाइंट है इनडायरेक्टली तो सर्विस के लिए सब थ्रेड्स है ना, राइट। यहाँ पे सब क्या है? थ्रेड्स है। तो जब मान के चलो कि मेरी सर्विस में X थ्रेड्स हैं और मेरे जो थ्रेड है वो यहाँ के यहाँ पे, क्योंकि ये स्लो परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से मेरे जो थ्रेड है वो यहाँ पे होल्ड पे जा रहे हैं, राइट, होल्ड पे जा रहे हैं। जब ये होल्ड पे जा रहे हैं तो मेरी सर्विस क्या करेगी? परफॉर्मेंस उसकी डाउनग्रेड होगी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से भी मैसेज कर रहा है और मेरे सिंक जॉब में भी कुछ रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो मेरे सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम कंजप्शन कहाँ होगा? वो यहाँ पे होगा, राइट। और जब यहाँ पे मैक्सिमम कंजप्शन होगा तो मेरी ये वाला जो फंक्शनैलिटी है और मेरी ये वाली जो फंक्शनैलिटी है वो भी क्या होगा? इम्पैक्ट होंगे, राइट। इम्पैक्ट किस सेंस में? पुअर सेंस में। तो इसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो अगर आप देखो, बिकॉज मेरा पेमेंट सर्विस स्लो है, इस वजह से मेरी पूरी की पूरी ऑर्डर सर्विस बहुत बेकार परफॉर्म कर रही है। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ पे, बल्क हेड। मैं आपको बता दूं, बल्क हेड को इम्प्लीमेंट करने के सर्विसेज में बहुत सारे तरीके होते हैं। वन ऑफ द वे इज रेजिलेंसी 4J यूज कर लो। मार्केट में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, बहुत सारी फैंसी लाइब्रेरीज हैं, आप कुछ भी उठा लो, उसको यूज कर लो। हमारा पॉइंट वो नहीं है, हमारा पॉइंट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझो, तो हम उसको समझेंगे, ऑलराइट। तो अब आप कॉन्सेप्ट ये समझो कि अगर ये मेरा ऑर्डर सर्विस है, ये मेरी पेमेंट सर्विस है, मैं अगर ये कर दूं कि यहाँ क्यू से जो रीड ऑपरेशन हो रहा है और जो डेटाबेस से मेरा एक जो जॉब का ऑपरेशन चल रहा है, राइट, और मेरा जो आपका
यहाँ पे जो ए पे जा रहे हैं, मैं अगर अपनी इस ऑर्डर सर्विस को और इस पेमेंट सर्विस से इस ऑर्डर सर्विस में मैं ये बता दूं कि भाई एपीआई कॉल करने के लिए मेरे कुछ ये रिसोर्सेज हैं, एक्स रिसोर्सेज हैं, आपको इन्हीं को ही यूज़ करना है। और मेरे इसको मानो x1 और ये मानो x2, ये मेरा जो x2 रिसोर्सेज है ये सिर्फ डेडिकेटेड रहेंगे किसके लिए, इसके लिए। और मेरा जो x3 रिसोर्सेज है वो किसके लिए डेडिकेटेड होंगे, आपके रीड करने के लिए। अब क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ, एक बाउंड्री सेट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ऑर्डर सर्विस में कि x1 रिसोर्सेज से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। x1 रिसोर्सेज से ही आपको एपीआई कॉल को यूज़ करना है और आपको उसको एफिशिएंटली यूज़ करना है, राइट। तो ये आपका एक रिसोर्स पूल हो गया, राइट। x1, x2, x3, x1 इज डेडिकेटेड फॉर एपीआई कॉलिंग और योर x2 रिसोर्स इज डेडिकेटेड फॉर async job and x3 resource is dedicated for read operations via read operations from message queue। अब ये रिसोर्सेज है क्या, रिसोर्सेज है क्या, अब थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं और समझते हैं। आपने एक कॉन्सेप्ट समझा होगा, उसको बोलते हैं कनेक्शन पूलिंग। ऑलराइट, पूलिंग आपको पता है क्या है, एक डिब्बा बनाया हुआ है, वहां पे उन चीजों को आप स्टोर करके रख रहे हो, ठीक है। कनेक्शन पूलिंग, सो अब ये है जब आप कोई एपीआई कॉल करते हो, सो आपका नेटवर्क कॉल्स बनते हैं, राइट। सो बेसिकली मैं आपका इंटरनली, फॉर एग्जांपल आप यूज करो रेस्ट टेम्पलेट, आप यूज करो स्प्रिंग वेब, इंटरनली वो भी एचटीटीपी क्लाइंट ही यूज करता है, राइट। एचटीटीपी क्लाइंट ही यूज करता है आपका। सो एचटीटीपी क्लाइंट आपका क्या कर रहा है, एक कनेक्शंस बनाता है। एक कनेक्शंस क्या होता है, एक नेटवर्क कॉल, बेसिकली जो नेटवर्क कनेक्शन उसने बिल्ड किया हुआ। अगर आप देखो रेस्ट वगैरह जो काम करता है वो किस पे करता है, टीसीपी कनेक्शन वगैरह उसी पे करता है ना, राइट। ये तो आपका एप्लीकेशन लेयर पे हम बात करते हैं। अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो नेटवर्क लेयर पर जाओगे तो लेयर 4 और लेयर 5 पर तो ये सब चीजें होती है ना, टीसीपी कनेक्शन बनता है, सॉकेट कनेक्शन बनता है, वगैरह वगैरह, ऑल दोस थिंग्स, हैंड चेकिंग होती है, सारी चीजें। तो अब सेम चीज आपका डेटाबेस के लिए भी कुछ होता है, तो बट वो नेटवर्क कनेक्शन नहीं बोल सकते हैं, वो आपका एक काइंड ऑफ डेटाबेस कनेक्शन होता है, राइट। तो ये हो गया आपका कनेक्शन पूल। और आपका एक डेटाबेस के लिए हो सकता है डेटाबेस पूल, डेटाबेस कनेक्शन पूल, ठीक है। और अब आपका ये भी हो सकता है कि जब आपकी सर्विस ये आपकी सर्विस जब एक क्यू से रीड ऑपरेशन कर रही है तो उस रीड ऑपरेशन को डेडिकेटेड कर दिया एक डिफरेंट क्यू, ये आपने एक डिफरेंट थ्रेड पूल असाइन कर दिया। क्योंकि आपके जीएमएस, आपका जो जावा मैसेजिंग सर्विस, अगर आप जावा यूज कर रहे हो, XYZ कुछ भी यूज कर रहे हो, वो भी बेसिकली में कनेक्शन बिल्ड करेगा ना, राइट, आपके मैसेजिंग सर्विस से आपकी सर्विस लेवल पे। तो आपने उसके लिए भी एक पूल बना दिया कि भाई देखो बार बार कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, ये पूल है, कनेक्शन बनाओ और इसमें रख दो। दूसरी बार जब कोई एक रिक्वेस्ट करेगा तो आपका पूल में आएगा, देखेगा कि कनेक्शन अवेलेबल है, उठाएगा, नहीं होगा तो वेट करेगा फॉर सम टाइम, जब कनेक्शन अवेलेबल होगा तब जाके पिक कर लेगा, राइट। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकिंग क्यू। जावा में अगर आप समझोगे, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकिंग क्यू। तो सेम चीज हम यहां पे करेंगे। हम क्या करेंगे, ये मेरी ऑर्डर सर्विस है, मैं क्या करूंगा, मेरी जो पेमेंट सर्विस है यहां पे और ये मेरा ओ है, मैं यहां पे एक कनेक्शन पूल बनाऊंगा, किसके लिए, फॉर एपीआई कॉलिंग। ये कनेक्शन पूल होगा कहां पर, ये आपका होगा रेस्ट क्लाइंट लेवल पे, ऑलराइट। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं आपका क्या करूंगा, मैं अपनी ऑर्डर सर्विस पे एक, मैं क्या बना सकता हूं, अगर आपने सुना हो तो एक बहुत फैंसी टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं हिकरी सीपी। तो मैं क्या करूंगा, हिकरी सीपी का एक पूल यहां पे बनाऊंगा। तो ये पूल क्या करेगा, ये आपका डेटाबेस कनेक्शंस को लोड करेगा यहां पे। ये क्या होंगे, आपका डेटा डीबी कनेक्शंस, राइट। और ये आपका क्या होगा, ये आपका बेसिकली में होगा नेटवर्क कनेक्शंस। और यहां आपका मैं एक और पूल बनाऊंगा, और वो जो मेरा पूल होगा, दैट पूल विल ओनली बी डेडिकेटेड फॉर माय मैसेजेस, राइट। सो मैं डिफरेंट पूल बना के डेडिकेटेड कर दे रहा हूं। तो अब आप ये समझो कि अगर मेरी पेमेंट सर्विस अगर स्लो परफॉर्म कर रही है, राइट, ये सर्विस अगर मेरी स्लो परफॉर्म कर रही है, तो मेरा कनेक्शन पूल सिर्फ ये वाला पार्ट है, राइट।
मेरा पार्ट ये और ये बिल्कुल अलग है। तो अगर आप देखो तो मेरा सिर्फ ये ही पार्ट इंपैक्ट होगा, मेरी सर्विसेज के बाकी रिसोर्सेज बिल्कुल इंपैक्ट नहीं होंगे। तो उसकी जो परफॉर्मेंस जो हम डाउनग्रेड पहले देख रहे थे, तो उससे मैंने टॉलरेट कर दिया, इस फॉल्ट से मैंने टॉलरेट कर लिया। तो जो फॉल्ट मैं फेस कर रही थी मेरी सर्विस, उससे मैंने उसके लिए मैं रेजिलिएंट हो गया, राइट। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बल्क हेड। अब पॉइंट ये है, ये एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में बता देना चाहिए, बट पॉइंट ये है कि अब इसको बल्क हेड बोलते क्यों हैं। बल्क हेड, इसका जो नाम आया वो आया बोट से। अगर आप बोट देखो तो एक बोट इस तरीके से होती है, राइट। तो अब बोट, अच्छा बोट में कैसे आप चीज़ों को बचाते हो, बोट में बहुत सारे पार्टीशंस बनाए जाते हैं। अगर आप किसी बोट में बैठोगे ना तो बहुत सारे पार्टीशंस बनते हैं इस तरह के। ये पार्टीशंस क्यों बनाए जाते हैं? पार्टीशन इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर आपका पानी है, पानी आपके बोट में आ भी गया, राइट, अगर ये पार्टीशन एक मोमेंट के लिए एज्यूम करो कि ये पार्टीशन नहीं है, तो क्या होगा, ये पानी पूरे के पूरे बोट में फैल जाएगा, राइट, एंड पूरी की पूरी जो बोट है वो आपकी पानी में डूब जाएगी, राइट। सेम आपकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस सिस्टम की इम्पैक्ट होगी, क्योंकि सारे थ्रेड्स इम्पैक्ट हो रहे हैं और पूरी की पूरी एप्लीकेशन आपकी बैठ जाएगी। इसको फिक्स करने के लिए तो बोट में वो क्या करते हैं, बेसिकली बोट में बहुत सारे बल्क हेड बना देते हैं। तो अगर पानी ओवर हो के बोट में आ भी गया, तो अगर पानी आया यहाँ पे, तो ये जो बल्क हेड है वो पानी सिर्फ यहीं पर रहेगा, बाकी एरिया किसी भी बोट का इम्पैक्ट नहीं होगा। दैट इज व्हाई इट इज बल्क हेड, राइट, इससे बोला जाता है बल्क हेड। तो ये बेसिकली ऐसा ओरिजिनेट हुआ है। तो अगर अब यहाँ देखो हमने सेम चीज ही करी है, राइट, वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल बल्क हेड्स। तो ये वाला मेरा सिर्फ ये वाला ही पोर्शन इम्पैक्ट होगा, मेरे ये सारे पोर्शन इम्पैक्ट नहीं होंगे। थोड़ा सा इसको आपको एक लुक एंड फील देने के लिए मैं आपको सर्विस लेवल पे इसको दिखाता हूँ, राइट। तो मैं अपनी जावा की सर्विस ओपन करता हूँ, ऑलराइट। सो मान के चलो मेरी ये प्रोडक्ट सर्विस है, इसमें एक कंट्रोलर है और ये कंट्रोलर है प्रोडक्ट कंट्रोलर, और ये प्रोडक्ट लेकर आता है, राइट। जब ये प्रोडक्ट लेकर आता है, सो ये क्या करता है, ये रेटिंग्स एपीआई को और रिव्यू एपीआई को भी कॉल करता है। ये मेरे, अब मान के चलो मैंने यहाँ पे एक मैसेजिंग सर्विस बना दिया, डेटाबेस बना दिया, और यहाँ पे दो मैंने ये कर दिया कि यहाँ पे 2 एपीआई कॉल हो रही है, विच इज सेम एज, राइट। अगर अब आप भी जाओगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस चीज़ को आप ऐसे एज्यूम करो कि आपकी एक सर्विस है और यहाँ पे 2 सर्विसेज है, और इसकी एपीआई 1 और ये एपीआई 2, राइट। तो अगर मेरी ये डाउन हो रही है तो मेरी ये वाली भी इम्पैक्ट होगी, मेरी इनफैक्ट पूरी सर्विस, मेरी पूरी की पूरी सर्विस इम्पैक्ट होगी। बट पॉइंट इज, मैं अगर यहाँ पे इसका कनेक्शन पूल डेडिकेटेड कर दूं और यहाँ पे इसका कनेक्शन पूल डेडिकेटेड कर दूं, अगर ये स्लो हो भी रही है तो मेरी बाकी की एप्लीकेशन, राइट, और बाकी मेरा ये वाला काम इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से एज्यूम करके चलो। अब आप यहाँ पे चलो कि मैंने रेटिंग सर्विस को कॉल किया है, बट किस तरीके से कॉल किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है एज पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आपका इंपॉर्टेंट जो है वो है वेब क्लाइंट पे हमने किया क्या है। वेब क्लाइंट में अगर आप देखो तो मैंने एक कनेक्शन पूल बनाया हुआ है, उस कनेक्शन पूल में मैक्सिमम 20 कनेक्शंस दिए हुए हैं, ऑलराइट। और इस पूल को मैंने कहाँ पे असाइन कर दिया, वेब क्लाइंट को असाइन कर दिया है, राइट। सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ नहीं किया है। अब इसको आप बल्क हेड में भी कर सकते हो। बल्क हेड की लाइब्रेरी रेजिलियंसी 4J उठाओ, उसको वहां पे बल्क हेड बनाओ, उसका कॉन्फ़िगरेशन दो और डेकोरेटर पैटर्न यूज करके उस कॉल को आप क्या कहते हैं डेकोरेट कर दो इनसाइड आपका जो बल्क हेड कॉल है, राइट। अब ये चीज जो है ये बिल्कुल सेम है। किसकी तरह सेम है कि मैंने क्या किया है, कनेक्शन पूल आपका डेडिकेटेड कर दिया, जो मैंने अभी आपको समझाया, राइट। सो ये एक बेसिक प्रैक्टिस है जो आपकी एनहांस कर रही है फॉल्ट टॉलरेंस को। अब बाकी आप इसको बहुत सिस्टमेटिक वे से, ऑर्गेनाइज वे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक्स में उस चीज को कवर करेंगे। ऑलराइट, सो ये तो हो गया आपका बल्क हेड। अब इसमें एक और चीज अब हम समझते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने ये सब तो बता दिया, एक कनेक्शन पूल बता देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कनेक्शन पूल टर्म को इतना यूज कर रहा हूँ। तो जिनको ये चीज नहीं पता है, कनेक्शन पूल एक बेसिकली में क्या होता है, देखो कि थ्रेड पूल्स होते हैं, ये तो आपको पता होगा, एक थ्रेड पूल होते हैं, राइट। थ्रेड पूल कुछ नहीं होता है, आप बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप जावा वाले बंदे हो तो एक चीज होती है ब्लॉकिंग क्यू, ब्लॉकिंग क्यू। अगर आप थ्रेड पूल भी देखोगे ना तो वो भी क्या है, एक न्यू लिंक ब्लॉकिंग क्यू का इंप्लीमेंटेशन होता है।
ये ब्लॉकिंग की कुछ नहीं होती है। ये ब्लॉक आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में, अगर आप होगे इंजीनियरिंग में और ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, या जावा पर में थ्रेडिंग पढ़ी होगी, इनफैक्ट किसी में भी थ्रेडिंग पढ़ी होगी, बहुत फेमस प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोड्यूसर ये बोलता है ये आपका प्रोड्यूसर है, ये आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, राइट। और अगर कंज्यूमर अब जो भी चीज़ें होंगी, अब आपका T1 है, आपने कनेक्शन बनाया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपने उठा के T1 T2 T3 T4 T5 4 तरह के ऑब्जेक्ट आपने इसमें प्लेस कर दिए। इनफैक्ट आपका जो जावा कनेक्शन बना रहा है वो भी तो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ही होगा, राइट। तो अब आपने कनेक्शन बना, ऑब्जेक्ट डाल दिए। अब जब आपका कंज्यूमर को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो वह यहाँ से निकाल लेगा, राइट। अब कंज्यूमर 2 आएगा, वो यहाँ से निकाल लेगा, कंज्यूमर 3 आएगा, यहाँ से निकाल लेगा। एक पॉइंट आएगा जब इस क्यू में एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बचेगा, राइट। तो जो कंज्यूमर 7 आएगा वो कुछ टाइम में वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक कंज्यूमर 2, 3, 4 और 5, 6 इस ऑब्जेक्ट को रिलीज ना कर दे। तो जैसे रिलीज करेगा वो फिर से अवेलेबल हो जाएगा, कंज्यूमर 7 उसको फिर से पिक कर लेगा, फिर वो रिलीज एंड टेक वो साइकिल चलती रहेगी। सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शन पूलिंग। ऑलराइट, तो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ योर बल्क हेड पैटर्न। अब एक जल्दी से समझ लेते हैं रेट लिमिटिंग। ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं, इसमें ज्यादा टाइम जा चुका है। देखो, रेट लिमिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, अब यहां पे आने से पहले, यहां पे समझने से पहले, सॉरी गाइस, आई बिलीव मैंने जो पहले बोल दिया ये आईपैड से वो सिंक नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो कनेक्शन पूलिंग में आपको समझा रहा था, मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ था, मैं बोलता जा रहा था लेकिन लिखता भी जा रहा था, लेकिन वो इससे सिंक नहीं हुआ प्रॉपर। सो ये समझ लो, मैंने आपको बोला था ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है। आपका इस मान के चलो क्यू में 5 तरह के 5 ऑब्जेक्ट हैं, और कंज्यूमर ने एक ऑब्जेक्ट को कंज्यूम किया, कंज्यूमर 3 आया, 4 आया, 4, सबने एक ऑब्जेक्ट को कंज्यूम कर लिया। योर ऑब्जेक्ट्स आर लिमिटेड विच इज मैक्स कनेक्शंस, रिमेंबर। अब समझो कि क्या हुआ, कंज्यूमर 7 आया, उसने जब वहां पे देखा तो क्यू से कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो जब C1 C2 C3 C5 C6 जब कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करेगा तो ये वापस ये अवेलेबल हो जाएगा। C7 तब तक वेट करेगा, उसको जाके फिर वो टेक कर लेगा। टेक रिलीज ये ऑपरेशन चलता रहेगा। ऑलराइट, सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, अब जल्दी से रेट लिमिटिंग समझ लेते हैं। छोटा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो वापस हम अपने डायग्राम में जाते हैं। तो ऑलराइट, सो अब ये जो पेमेंट सर्विस है, ये ऑर्डर सर्विस है। अब तक हमने जो भी देखा वो देखा कि आपका जो कंज्यूमर है, आप वैसे वहां पे फॉल्ट टॉलरेंस वहां पे इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो। अब आप ये समझो कि आपका पेमेंट सर्विस जो है वो कंज्यूमर नहीं है, राइट, वो तो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे सर्वर की तरह काम कर रहा है। आप कंज्यूमर आपका कौन है? ऑर्डर सर्विस। अब पेमेंट सर्विस को भी एक फॉल्ट टॉलरेंस इंप्लीमेंट कर रही है। मान के चलो कि पेमेंट सर्विस 2 सेकेंड्स में आपके 100 कॉल्स को प्रोसेस कर पाता है, बट आपका ऑर्डर सर्विस 2 सेकेंड में 500 कॉल्स को भेज रहा है, राइट। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एक ही है, थ्रॉटलिंग, राइट। आप थ्रॉटलिंग कर दो। थ्रॉटलिंग क्या होता है? थ्रॉटल ये होता है कि आप ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जो कम्युनिकेशन यहाँ पे चल रहा है पेमेंट और ऑर्डर सर्विस के बीच में, आप इसको असिंक कर दो। दिस इज वन सॉल्यूशन। रेट लिमिटिंग को आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ। आप क्या करोगे, ये ऑर्डर सर्विस है, पी सर्विस है, रादर देन डायरेक्टली कॉलिंग एन एपीआई, आप इसके बीच में क्या करोगे, क्यू बिठा दोगे, राइट। तो क्यू बिठा के आप ये बोलोगे कि भाई आप, जब मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, R1 मैंने रिक्वेस्ट भेजी, R1 रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी, आप जब भी अवेलेबल हो मुझे एक रिस्पॉन्स भेज देना। तो P1 जब भी अवेलेबल होगा R1 को पिक करेगा, और ये इसका एक रिस्पॉन्स मान के चलो P1 रिस्पॉन्स को वापस भेजेगा, P1 रिस्पॉन्स को वापस मिल जाएगा। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रॉटलिंग। बट मान के चलो कि ये जो थ्रॉटलिंग है ये काइंड ऑफ असिंक कम्युनिकेशन है। रेस्ट एपीआई क्या है अपने आप में? सिंक कम्युनिकेशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन असिंक एंड सिंक। इसको हम आगे आने वाले लेसन्स में डीप में समझेंगे, राइट। अब बट ये मान के चलो मुझे अपनी एक बाउंड्री सेट करनी है इन माय पेमेंट सर्विस, कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इतने से ज्यादा अगर कॉल आएंगे, राइट, तो मैं
मैं वहां से फेल कर जाऊंगा, मैं उनको मैं सर्विस करूंगा ही नहीं, मैं उन कॉल्स को एंटरटेन करूंगा ही नहीं, राइट। ये मेरा बेसिक आइडिया है एक फॉल्ट टॉलरेंस को इंप्लीमेंट करने का। तो यहीं पे पॉइंट आता है रेट लिमिटिंग। मुझे रेट को लिमिट कैसे करना है, जिस रेट से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, तो जो मेरे कॉल्स को मैं जितना प्रोसेस कर पाऊंगा उतना करूंगा, और जो मेरा कंडीशन है, जो मेरा दायरा, उसके बाहर अगर आएंगे तो मैं उनको एंटरटेन करूंगा नहीं, मैं वहां से बाहर कर दूंगा और फेल फास्ट कर जाऊंगा। ये इंप्लीमेंट करने का जो वे है उसको हम बोलते हैं आपका रेट लिमिटिंग पैटर्न। एंड अगेन सेम चीज, रेट लिमिटिंग को इंप्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरे सारे वीडियोस में जो मेरा पॉइंट है वो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है, मैं इंप्लीमेंटेशन में डीप में नहीं जा रहा हूँ। रेजिलेंसी 4G उठा लो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे 10-15 मिनट की वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपको 1-2 क्लास में रेजिलेंसी 4G और XYZ तरह के फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करके दिखा रहे होंगे। माई पॉइंट इज टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, फंडामेंटल क्लियर, ठीक है। रेट लिमिटिंग को, अब रेट लिमिटिंग का बेसिक फंडा समझ लो काम कैसे करती है, क्या बेसिक पॉइंट क्या होता है रेट लिमिटिंग का। तो अगर आपको ये बुक पता हो, राइट, तो इस बुक में जो एलेक्स सू ने लिखी है उसमें रेट लिमिटिंग को इंप्लीमेंट करने के 2-3 तरीके बताए हैं। आप मान के चलो कि यहां से जब कॉल आ रहा है तो इसका अपना एक IP होगा, राइट, और मान के चलो आपके ऑर्डर सर्विस के और भी इंस्टेंसेस होंगे, इनके भी डिफरेंट IP होंगे, राइट। तो एक कंज्यूमर से एक लिमिट के ज्यादा कॉल ना आए तो मुझसे, क्योंकि मुझे ना सबको थोड़ा थोड़ा करके एंटरटेन करना है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, मैं ये करूंगा कि मेरे पास एक कंज्यूमर से एक x सेकंड में एक x थ्रेशोल्ड के ऊपर कॉल आते हैं तो मैं सारे कॉल्स को रिजेक्ट कर दूंगा और मैं बोल दूंगा कि फेल फास्ट कर जाऊंगा, वहां से मारूंगा कि आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर ऑर्डर सर्विस 2 के अगर वो थ्रेशोल्ड रीच नहीं हुआ है तो मैं उसको सर्विस करता चलता रहूंगा। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, सारी सर्विसेज को इक्वली रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, राइट। कोई भी सर्विस मेरे लिए वेट नहीं कर रही है इफ दैट सर्विस इज कॉलिंग मी अंडर दी सेम द करेक्ट क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसका एक इंप्लीमेंट करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं आपका टोकन बकेट एल्गोरिथम। देखो एल्गोरिथम बहुत सारे हैं, आप इस बुक में ही पढ़ लोगे ना तो आपको एल्गोरिथम बहुत सारे मिल जाएंगे। टोकन बकेट है, राइट, और फिर लीकी बकेट है, स्लाइडिंग विंडो है, और फिक्स्ड इंटरवल है, और ये सब स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स है। इट्स नॉट कि ये रेट लिमिटिंग के स्पेसिफिक है। स्लाइडिंग विंडो देखो, डीपी अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पढ़ते होगे तो डीपी का सॉल्व करने का एक व्यू होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो भी आपके लिमिट के ऊपर बनते हैं वो सारे डीपी की प्रॉब्लम, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पैटर्न के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो भी ये सारी बेसिक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हैं। टोकन बकेट क्या बोलता है, वो ये कहता है कि मेरे पास मान के चलो ये कंज्यूमर 1 है जिसका IP 1 है, राइट। IP एक टोकन है उस चीज को आइडेंटिफाई करने का, उस क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने का। XYZ आप कोई भी आइडेंटिफायर को ले सकते हो। ये मेरा C2 है जिसका IP 2 है, और ये मेरा पेमेंट सर्विस है P1 इसको मान के चलो। इसने इसको कॉल्स भेजना स्टार्ट किया, राइट, और इसने भी इसको कॉल भेजना स्टार्ट किया। तो मैंने हर कंज्यूमर के लिए एक यहाँ पे बकेट असाइन कर दिया, और हर बकेट में मान के चलो हर 5 सेकंड में मैं इसके अंदर 10 टोकन डालता हूँ। तो अगर 5 सेकंड के अंदर और हर कॉल के लिए मेरा एक टोकन यहाँ से गायब हो जाता है। तो अगर मेरा मान के चलो एक कॉल आया, अब मेरे हर 2 सेकंड में मैंने इस कंज्यूमर के लिए बकेट को एम्प्टी किया, उसमें 10 टोकन्स डाले। 2 सेकंड के अंदर मेरे कंज्यूमर ने 10 कॉल दिए तो 10 के 10 टोकन मेरे यूज हो गए, तो ये मेरे सारे के सारे टोकन एग्जॉस्ट हो गए, इसमें कुछ नहीं बचा। 2 सेकंड के अंदर ही जब 11वां कॉल आया, टोकन एक भी नहीं है, तो फिर उस कॉल को ये क्या कर देगा, रिजेक्ट, एंटरटेन नहीं करेगा, फेल फास्ट कर जाएगा, बोलेगा कि यू हैव एक्सीडेड योर लिमिट। और सेम अप्लाइज टू दिस कंज्यूमर। और यहाँ पे अगर मल्टीपल कंज्यूमर्स भी हैं, ऑल दोज थिंग्स विल अप्लाई सेम टू दीज कंज्यूमर्स एज वेल। ये बेसिक फंडा है रेट लिमिटिंग का, बहुत यूज होता है। अगर आप देखो फेसबुक वगैरह की API होती है, सब में एक डेवलपर की मिलती है और सबको एक कोटा मिलता है, उस कोटा के बाहर जाके आप उस चीज को कॉल नहीं कर सकते हो, राइट। सो ये एक बेसिक फंडामेंटल्स है आपका बल्क हेड और आपका रेट लिमिटिंग का। ऑलराइट, सो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन होता है, आई नो मैंने रेट लिमिटिंग को थोड़ा जल्दी से कवर कर दिया है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप भी चाहते हो फिर से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो उसका एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे आप कमेंट करो, मेरे को रीच आउट करो, मैं उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, या नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे या आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।